नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार का आम बजट बहुत निराशाजनक रहा है। उसमें कोई विज़न नहीं दिख रहा है, जैसा ज़्यादातर विपक्षी दल कह रहे हैं। उसमें जो राष्ट्रीय चिंताएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है। जो धरने पर चल रही थी सरकार पिछले 10 सालों से, वही 11वें साल में भी दिखा है। वही प्रो कारपोरेट नीतियाँ, वही अपने अमीर मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने की जुगत, वही लीपापोती, झूठे आंकड़े, फर्जी वादे और जुमलेबाजी। नया जुमला आ गया है, रिफॉर्म एक्सप्रेस, और पूरा मीडिया उसी को गाए जा रहा है कि ये जो बजट है ये रिफॉर्म को बढ़ावा देने वाला है। और मीडिया क्या, जो इंडस्ट्री है वो तो मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाती ही है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। इतना साहस नहीं है कि वो क्रिटिसाइज़ कर सके इस सरकार के किसी कदम को। तो वाहवाही हो रही चारों तरफ, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में ये बजट कहीं देश को आगे ले जाने वाला है, या ये लीपापोती है, एक गुलाबी तस्वीर दिखाने की कोशिश है, एक भ्रम जाल पैदा करने की कोशिश है? और दरअसल इसमें कुछ भी नहीं है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से आगे बढ़ाने में सहायक साबित हो सके। लेकिन जो इस देश में सबसे बड़ी चिंता लगातार आकार लेती जा रही है, वो है आर्थिक असमानता की, आर्थिक विषमता की, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की, जो कि चिंताजनक ढंग से लगातार बढ़ती जा रही है। थॉमस पिकेटी, जो कि बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हैं और जिनका इसी पर काम है, आर्थिक असमानता पर, जिन्होंने पिछले 2000 साल की आर्थिक असमानता का अध्ययन करते हुए बहुत सारे निष्कर्ष निकाले हैं, उनके हिसाब से तो भारत में जो आर्थिक असमानता है वो 1922 में जैसी थी उसके जैसी हो गई है। इतनी गहरी खाई अमीरों और गरीबों के बीच पैदा हो गई है। तो अगर मोदी सरकार के पास वो दृष्टि होती, वो समझ होती, वो साहस होता, तो वो इस बजट के ज़रिए एक पहल कर सकती थी आर्थिक असमानता को कम करने के लिए। दूर करना तो असंभव है, लेकिन कम किया जा सकता है, उस गैप को पाटा जा सकता है किसी हद तक। और इसके लिए जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो भारत के हों या भारत के बाहर के हों, अंतर्राष्ट्रीय हों, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि वेल्थ टैक्स का सहारा लेना चाहिए। वेल्थ टैक्स एक बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है जिससे आप किसी भी देश में आर्थिक विषमता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को गति भी प्रदान कर सकते हैं। आपको शायद जानकारी होगी या नहीं भी हो सकती है कि भारत में 1957 से 1% वेल्थ टैक्स लगता था जिनकी आय 30 लाख से ऊपर होती थी, या संपत्ति जिनके 30 लाख से ज़्यादा की संपत्ति होती थी उन पर 1% का वेल्थ टैक्स लगता था, जिसे मोदी सरकार के वित्त मंत्री ने 2015 में हटा दिया था, ये कहते हुए कि ये इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है और इससे जो आय हो रही है, जितना टैक्स आ रहा है, वो इतना नहीं है कि उस पर इतनी मशक्क़त की जाए। यानी एक बहाना खोजा गया वेल्थ टैक्स को ख़त्म करने का, जबकि ये अगर सरकार चाहती और कोशिश करती तो इसे सुधार करके इसका दायरा बढ़ाकर बहुत कुछ कर सकती थी। उदाहरण के जो कारण दिए गए, मैं आपको उनको बता देता हूँ कि इस वेल्थ टैक्स को एबॉलिश करने के पीछे क्या कारण दिए गए थे। कहा था कि कम राजस्व है और ज़्यादा लागत है, मतलब सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आता था, जबकि इसका प्रशासन बहुत महंगा पड़ता था, संपत्ति का मूल्यांकन, जांच आदि, और जटिलता और लूप होल्स थे
टैक्स सिस्टम से कई छूटें थी जिससे अमीर लोग संपत्ति का मूल्य कम दिखाकर या छिपाकर बचाते थे और मुकदमेबाजी बढ़ती थी। टैक्स सिस्टम सरल नहीं रहता था। सरलीकरण की नीति सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए बस ये कर दिया कि 1 करोड़ से ज़्यादा आय वाले लोगों पर 2% का सरचार्ज लगा दिया। इससे थोड़ा राजस्व बढ़ा, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जो वेल्थ टैक्स से आप उम्मीद कर सकते हैं। तो सरकार जो है उसका ये भी मानना था कि वेल्थ टैक्स लगाने से जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो कम होता है, क्योंकि लोग संपत्ति बनाने से डरते हैं और इसे हटाने से अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ जाता है। ये उन्होंने दावा किया था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये बहानेबाजी थी, क्योंकि सरकार को अपने ये सरकार तो बेसिकली ब्राह्मण बनियों की सरकार है। वो बनियों के प्रति इसका जो समर्पण है और कमिटमेंट है वो ज़्यादा है, इसलिए वो इसे हटाने के लिए आगे बढ़ गई थी। अब सवाल उठता है कि जो असमानता है उसको पहले एक नज़र में हम लोग को देख लेना चाहिए कि देश में किस तरह की असमानता है। तो सबसे पहले बहुत सारे आंकड़े आप देखते भी रहे होंगे। 2022-23 में जो टॉप 1% हमारे देश के लोग थे, जो सबसे धनी 1% लोग थे, उनके पास राष्ट्रीय आय का 22.6% और कुल धन का 40.1% था। ये ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका था 2022-23 में ही। फिर टॉप 10% जो है उनके पास राष्ट्रीय आय का 58% और कुल धन का 65% इकट्ठा हो गया था, केवल 10% के पास। और जो निचले 50% थे, नीचे से सबसे निर्धनतम 50% लोग थे, उनके पास राष्ट्रीय आय का केवल 15% था। और जो कुल धन है, जो दौलत है, कुल वेल्थ है, उसका केवल 3 से 6% होता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट को ले अगर, तो टॉप 10% के पास 77% राष्ट्रीय संपदा है, राष्ट्रीय धन है। और 2017 में जो धन पैदा हुआ था उसका 73% 1% लोगों के पास गया था। और ये सिलसिला और ख़राब हुआ है, कम नहीं हुआ है सरकारी नीतियों की वजह से। तो ये बड़ी चिंता की बात थी और होना ये चाहिए था कि इस चिंता को शामिल करते हुए भारत सरकार कोशिश करती कि कैसे वेल्थ टैक्स को इस्तेमाल किया जाए असमानता को दूर करने के लिए। और ये हर जगह लगातार ये कहा जा रहा है कि इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक मामूली वेल्थ टैक्स अगर लगाया जाए अरबपतियों पर, तो 2% भी लगाया जाए, तो भारत का वार्षिक शिक्षा बजट जो है वो उसी से फंड किया जा सकता है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के अनुसार अगर टॉप 1% पर टैक्स लग जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें निवेश के लिए पर्याप्त राजस्व कई ट्रिलियन रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। और इससे सोशल मोबिलिटी बढ़ेगी, जैसे गरीबों की आय में सुधार होगा और इंटर जनरेशनल इनइक्वलिटी कम होगी, क्योंकि वेल्थ जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है। लेकिन अगर उसमें वेल्थ टैक्स लगने लगा कि आपकी इतनी वेल्थ है, इसका सर्टेन % अगर जब जनरेशन चेंज होगी तो वो सरकारी खाते में जाएगी। ये एक पूरा सिस्टम है। अगर उस तरह से इसको अपना आजमाया जाए तो आप सोचिए कि ये क्या क्या नहीं हो सकता। अगर शिक्षा में ये इन्वेस्ट हो, इससे पैसे आने वाले से, तो बेहतर शिक्षा से कौशल विकास होता है जो आय में असमानता कम करता है। जापान और जर्मनी जैसे देशों में शिक्षा निवेश से जो असमानता है वो कम हुई है और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और भारत में शिक्षा में निवेश से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल इंक्लूजन भी बढ़ सकता है। फिर हेल्थ का क्षेत्र लीजिए। अगर हेल्थ में इन्वेस्टमेंट सरकार करती है, जो कि सरकार नहीं कर रही है, इस बार भी बजट में चाहे शिक्षा लीजिए,
चाहे एजुकेशन लीजिए, दोनों में बहुत कम बजट रखा गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी ही नहीं की गई है। तो अगर शिक्षा में निवेश होता है तो पूरे असमानता दूर होती है और पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। इसी तरह से अगर स्वास्थ्य में ये जो वेल्थ टैक्स से आने वाला धन है उसमें स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है तो लोगों की जीवन स्तर, स्वास्थ्य में बेहतरी आती है। और भारत में अभी जो स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 2% है, जान लीजिए कि जर्मनी में 12% है स्वास्थ्य पर खर्च, और जिससे अगर बढ़ गया तो गरीबों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि वो उनका बेहतर स्वास्थ्य होगा, बेहतर काम करने की शक्ति होगी। और इससे और भी लाभ हैं, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्रोनी कैपिटलिज्म को कम करता है। इस सरकार में क्रोनी कैपिटलिज्म लगातार बढ़ता गया है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है कि कुछ सरकार के गिने चुने उद्योगपति हैं जो पूरी कैपिटल पर कब्जा कर रहे हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर रहे हैं, और जो भी इनकम होती है वो उनकी जेब में जाती है। तो सारी अर्थव्यवस्था का फ़ायदा कुछ लोगों को मिल रहा है। ये एक तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म है। और अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जिसको बोल रहे हैं वेल्थ टैक्स, अगर वो लगता है तो उससे जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है निचले तबके पर, उससे इस पर प्रहार पड़ता है, ये कमज़ोर होता है और आर्थिक स्थिरता भी इससे बढ़ती है और बाज़ार की जो असफलताएं आती हैं उनको भी सुधारा जा सकता है। और जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको प्रोडक्टिव सेक्टरों में आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसके लाभ बहुत सारे हैं। एक वेल्थ टैक्स, हम ये नहीं कहते हैं कि ये रामबाण है लेकिन सारी समस्याओं से निजात दे देगा, लेकिन ये इतना बड़ा अस्त्र शस्त्र है कि इससे बहुत सारे के फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन कुतर्क क्या दिए जाते हैं, डराया किस तरह से जाता है कि अगर आपने वेल्थ टैक्स लगा दिया तो जो कैपिटल है वो बाहर भागने लगेगी, आपके रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा और बहुत तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो पैदा हो जाएंगी। लेकिन जो स्टडीज़ हैं वो दिखाते हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर इनको ठीक ढंग से एड्रेस किया जाए, जो चैलेंजेस हैं उनके लिए रास्ते खोजे जाएं, विल पावर हो सरकार में तो वो ये कर सकती है और करेगी, तो उससे बहुत तरह के लाभ होते हैं और जो रिस्क हैं वो उससे लाभ कहीं ज़्यादा है। एक केवल जो प्रयास किया गया था 1957 में और 2015 में इसको एबोलिश कर दिया गया था, इस एक उदाहरण को देकर जो पूंजीवादी व्यवस्था की सरकारें होती हैं या जो पूंजीपतियों के हित में काम करने वाली सरकारें होती हैं वो इसको खारिज करती रही हैं। वो अभी भी इसी वजह से खारिज हो रही है और अब तो ये सरकार वेल्थ टैक्स का नाम ही नहीं लेती है। वेल्थ टैक्स ये उसकी आप ये कह लीजिए कि उसकी जो राजनीतिक एजेंडा है उसका भी हिस्सा है, क्योंकि उसका वोट बैंक जो बनिया वर्ग है वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वेल्थ टैक्स लगेगा तो सब पर लगेगा। एक सर्टेन जैसे 30 लाख या 25 लाख की एक न्यूनतम सीमा बना दी जाएगी, उसके बाद फिर वो टैक्स जो है उस हिसाब से स्लैब के तहत आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो निचला मध्य वर्ग है, जो कि जाहिर है कि आजकल तो अगर एक फ्लैट भी है किसी के पास तो वो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का होता ही है। अब उस पर अगर साल में 0.5% भी टैक्स लग जाए, 0.2% अलग अलग स्लैब हो सकते हैं, तो इतना धन इकट्ठा किया जा सकता है जिससे, जैसा मैंने ये कहा, कि हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। हम अपने को बेहतर विकसित देश की तरफ, राष्ट्र की तरफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा किया जाता है कि विकसित भारत 2047 में बनेगा, वो दरअसल देश को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। 2047 में कौन किससे हिसाब मांगेगा?
आज के रिजीम क्या तब तक रहेगी? क्या आज के प्रधानमंत्री तब तक रहेंगे? तो एक ऐसा गोल सेट कर दो जिसके बारे में फिर कोई सवाल ही ना कर सके। ये इसकी रणनीति है, चालबाजी है, तिकड़म है। इसे हमें समझना चाहिए और एक माहौल बनाना चाहिए कि वेल्थ टैक्स को लागू किया जाए। ये हर तरफ से अगर मांग उठेगी, तमाम अर्थशास्त्री अगर बोलते रहें, मीडिया चूँकि जो गोदी मीडिया है वो उन्हीं कारपोरेट और बिजनेसमैन के कब्ज़े में है जो वेल्थ टैक्स के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके मुंह से तो ये बातें नहीं निकलेंगी। लेकिन जो बाकी का मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया, वो इस काम को आगे बढ़ा सकता है, लोगों में जागरूकता, और आप दर्शक भी इस आइडिया को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं डिस्पैरिटी के, क्योंकि डिस्पैरिटी हमारे देश को दीमक की तरह खा रही है, इसका अंजाम हम सबको भुगतना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना है। क्योंकि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश नहीं हो रहा है तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत भुगतेंगी। उन्हें ना अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य मिलेगा, और बाकी जो रोज़गार भी हैं वो भी प्रभावित होंगे। क्योंकि कुछ अगर कैपिटलिस्ट इसको कंट्रोल करते रहे तो फिर वो उनकी दिलचस्पी रोज़गार पैदा करने में नहीं है, कम से कम लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में है। और एआई के आने के बाद शायद ये स्थिति और भी ख़राब होगी। तो एक सूत्र है इस देश के लिए, वेल्थ टैक्स, जो बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।